जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर ध्वनि यानी साउंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रव्यता का परिसर यानी रेंज ऑफ हियरिंग। हमने आपको बताया था कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और देखें चाहे कोई भी तरंग हो उसकी अपनी एक आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है जरा देखें। तो 3 भागों में जो बांटा जाता है उसमें से एक जो भाग होता है समझिए ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज के बीच जो तरंग होती है इसको हम कहते हैं श्रव्य तरंगें। इसको कहा जाता है श्रव्य तरंग, सोनिक वेव्स इसको कहते हैं, श्रव्य तरंगें। और इसके पहले 20 हर्ट्ज से जो कम तरंगें होती हैं उनको हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य, इसको अपश्रव्य भी कह देते हैं, अपश्रव्य अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और फिर इसके बाद जो आता है इसको कहते हैं पराश्रव्य तरंगें, यानी अल्ट्रासोनिक इसको कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, या इसी को अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो पहले तो आप समझ लीजिए इन सब के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अवश्रव्य तरंगें, दूसरा है श्रव्य तरंगें और तीसरा है पराश्रव्य तरंगें। अब जरा ध्यान से समझिए कि अवश्रव्य तरंगें किसे कहते हैं, इनको आप देखें तो हम आपको बता दें कि वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, वे तरंगें जिनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन तरंगों को हम अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो ये जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इनको हम लोग नहीं सुन पाते, मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तो इनको सुनते कौन है। तो देखें मक्खी जब अपने पंख को हिलाती है ना तो उनके पंख की ध्वनि से अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि मक्खियां अवश्रव्य तरंगों को सुनती हैं। इसी तरह से रिनोसोरस या जिसको गैंडा कहते हैं, गैंडा जो होता है ये अवश्रव्य तरंगों को सुनता है। इसके साथ साथ व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली भी अवश्रव्य तरंगों को सुनती है। हाथी जो होता है हाथी भी अवश्रव्य तरंगों को सुनता है। तो ये सब अवश्रव्य तरंगों को सुनने वाले जीव हैं। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये तो अवश्रव्य तरंगों के बारे में रहा। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि श्रव्य तरंगें क्या हैं। तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है,
इन तरंगों को ही हम श्रव्य तरंगे या सोनिक वेव्स कहते हैं। यही तरंगे हम लोगों को सुनाई देती हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंग रहेगी तो वो हम लोगों को नहीं सुनाई देगी, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की रहेगी तो वो भी हमको नहीं सुनाई देगी। तो इसीलिए इन तरंगों का नाम रखा गया है श्रव्य तरंगें। यानी वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, और यही तरंगे हमें सुनाई देती हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अब तीसरे टाइप की जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो ये पराश्रव्य तरंगे कौन हैं? तो वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, इन तरंगों को हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। हम आपको बता दें कि पराश्रव्य तरंगों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन एक चीज बता दें कि ऐसे बच्चे जो 5 बरस से कम होते हैं उनके पास इनको सुनने की क्षमता होती है। वो 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को वो सुन लेते हैं, छोटे बच्चे, यानी 5 साल से कम। और एक चीज मैं बता दूं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी हाल ही में पैदा हुए होते हैं, 1-2 माह के बच्चे होते हैं, उनके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो हाई पावर के फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, और जब हाई पावर के फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं तो एक चीज और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाई फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति को सुनने की क्षमता कम होती जाती है। यानी बच्चे जो होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो हाई पावर की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो है सोए रहते हैं और सोए सोए वो खेलते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो लोगों को नहीं समझ में आता है तो कह देते हैं कि लोग इनको अब भगवान खिला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे उनको सुनाई देती हैं, और पराश्रव्य तरंगों के आधार पर वो उनके शरीर में गतिविधि होती है, और उस गतिविधि के आधार पर ही वो बच्चे बोलते हैं। अभी सोए सोए जो है पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो घर के लोग, माँ बाप समझते हैं कि बच्चे को भगवान खिला रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें, इसके साथ साथ ये भी आप समझ लीजिए कि अब जब वो बच्चे धीरे धीरे 5 साल से ऊपर के हो जाते हैं ना, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति को नहीं सुन पाते हैं। और यही नहीं, जैसे जैसे उम्र अधिक होती जाती है, आप देखते हैं सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। जब व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 70, 80, 75 साल का हो जाता है, तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी को तो सुन नहीं पाता है, लो फ्रीक्वेंसी को भी नहीं सुन पाता है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इन पराश्रव्य तरंगों को कौन सुनते हैं? तो इन पराश्रव्य तरंगों को डॉल्फिन सुनती है। डॉल्फिन मछली देखे हैं ना, तो डॉल्फिन सुनती है। इसके साथ साथ चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ भी पराश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। और इसके साथ साथ पार्पवाइज होता है, ये भी पराश्रव्य तरंगों को सुन लेता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि कभी कभार आप देखते हैं कि चमगादड़ ची ची करके आवाज करके वो चिल्लाते हैं। तो जब ची ची करके आवाज वो चिल्लाते हैं ना, तो उनके मुंह से ये पराश्रव्य तरंगे ही निकलती हैं। और ये पराश्रव्य तरंगे सामने कुछ दूरी पर उनको कीट का अंदाजा चल जाता है कि कीट इतनी दूरी पर है। तो जब वो चिल्लाते हैं, चींची करके आवाज निकालते हैं, तो उनसे पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। और पराश्रव्य तरंगे जा करके उस कीट से टकराती हैं, और टकरा करके जब रिटर्न होकर के आती हैं, तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है, और जा करके वो अटैक कर देता है, अटैक करके उसको जो है पकड़ लेता है।
इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जब कभी भूकंप आने को होता है तो आप देखे होंगे चूहे वगैरह जो है बिल से बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले जब भूकंप आता है तो भूकंप के बाद पहले होता यह है कि लो फ्रीक्वेंसी की तरंगे निकलती हैं। लो फ्रीक्वेंसी की तरंगे यानी पहले अवश्रव्य तरंगे जमीन से बाहर निकलती हैं। तो अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं चूहों को सुनाई देती हैं, जिसके वजह से चूहा जो होते हैं 2-4-5 मिनट पहले चूहों को पता चल जाता है, चूहे जो है जमीन में से बाहर निकल आते हैं। तो अब ये भी एक पहचान होती है कि अब भूकंप आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 2-4 मिनट में जमीन से बाहर निकलते हैं और इसके बाद 2-4 मिनट आदमी को समझने लग जाता है, तब तक जो है प्रलयकारी भूकंप आ जाता है। और भूकंप के साथ बहुत पावरफुल वेव्स जो जमीन के अंदर से निकलती हैं, जो बहुत हानिकारक होती हैं, जो पूरे बिल्डिंग वगैरह को हिला करके गिरा देती हैं। तो ये होता है। तो और यही नहीं, ये जो अवश्रव्य तरंगे जिनकी हम बात कर रहे थे, आप देखे होंगे चूहे के बच्चे जो है आपस में खेलते रहते हैं, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। तो वो अवश्रव्य तरंगों से ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करके खेलते हैं। यही नहीं, जितने भी छोटे छोटे कीट हैं, जितने भी छोटे छोटे जीवधारी हैं, कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जो बोलता न हो। ये अलग बात है कि हम उसको सुन नहीं पाते हम उसको सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। वो अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो अवश्रव्य तरंगे हम लोग सुन नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हैं, ये बोलते नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। इस प्रकृति में जितने भी जीवधारी हैं सभी बोलते हैं और वो आपस में एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। इसी तरह से ये कुत्ते जो होते हैं, कुत्तों के अंदर सूंघने की क्षमता तो होती ही है। ये जो है ये भी अवश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। अवश्रव्य तरंगों को सुनने का मतलब ये हुआ कि देखेंगे कहीं कुत्ता सोया होगा और कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बचते बचते उसके पास से जाता है, लेकिन इसके बाद भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पैरों की आवृत्ति बहुत कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि वो बिल्कुल जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाए। 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब जब 20 हर्ट्ज से कम होती है तो कुत्तों को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, अब तुरंत वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये वजह होती है। तो अब जो है ये आपने देखा कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया: अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अब हम आपको बता दें कि ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इन्हीं को हम पराध्वनि तरंग भी कहते हैं। पराध्वनि जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड का क्या उपयोग होता है, ये हम लोगों को देखना है। पराध्वनि का उपयोग हम लोग देखेंगे। पराध्वनि का उपयोग क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का यूज क्या है, ये हम लोगों को देखना है। तो चले ध्यानपूर्वक देखें। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स या ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इन पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला यूज हम आपको बता दें कि होता ये है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो सर्पिलाकार होते हैं, सर्प के आकार के होते हैं। ऐसे ढेर सारे उपकरण होते हैं। अब इसकी अगर अंदर से सफाई करनी है तो इसमें हम हाथ डाल करके भी नहीं सफाई कर सकते, किसी दूसरे उपकरण से भी इसकी सफाई नहीं कर सकते। तो इसकी सफाई नहीं कर पाते, इसलिए इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाल करके भेज करके
इसके अंदर जो धूल होता है, चिकनाई होती है, गंदगी होती है, उसको दूर किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि आप देखे होंगे कि कभी कभी पुल जो होते हैं, पुल की घोषणा कर दी जाती है कि ये पुल डैमेज हो गया है, इस पुल से भारी वाहन हो करके नहीं गुजरेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि पुल तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, या कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जो है देखने में अब बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन वो घोषणा कर दिया जाता है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है। तो अब इन स्थितियों में होता ये है कि कैसे पता लगाया जाता है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ना, इस अल्ट्रासाउंड वेव्स को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा जाता है। अब बिल्डिंग में जैसे मान लीजिए लोहे के रॉड लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, पिलर लगे हुए हैं, अगर उन पिलर में कहीं किसी प्रकार का कोई क्रैक होगा तो क्रैक होने से वो तरंगे फिर टकरा करके वापस आ जाएंगे। तो जब तरंगे टकरा करके वापस आ जाएंगी तो हमें पता चल जाता है कि यह बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई है, यह बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, इसलिए इस बिल्डिंग को जो है खाली करा दिया जाता है। अब इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए किस व्यक्ति के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी घबराहट होने लगती है, कभी कभी धड़कन बढ़ जाती है, तो आप देखते होंगे जब किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ जाएंगे तो वो हार्ट का जो है ईसीजी करता है। ईसीजी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आप देखेंगे उसमें जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का होता है। ये ग्राफ बना बनाया पतली एक कागज की ही पतली पट्टी होती है, उस पट्टी पर इस तरह का आप देखे होंगे, इस तरह का जो है आकृति बनी होती है। तो इससे पता चलता है कि हार्ट के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, और इस वाइब्रेशन को देख करके ही पता लगा लेता है डॉक्टर कि इनके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इनके हार्ट की जो धड़कन है वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, इनको क्या दिक्कत है। तो चिकित्सा क्षेत्र में ईसीजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखते हैं, आपके पेट में अगर पेट में दर्द बना रह रहा है या किडनी में कहीं दर्द बना रह रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनका अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड में ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इन्हीं तरंगों को भेजा जाता है। अब पहले एक्सरे होता था, तो एक्सरे जो होता है वो बहुत हानिकारक होता है। एक्सरे के तुलना में ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये कम हानिकारक तो ये भी होता है, लेकिन उनकी तुलना में, एक्सरे की तुलना में ये कम हानिकारक होता है। तो अब जैसे मान लीजिए यकृत में किसी प्रकार की कोई, यकृत माने लीवर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई है, इसी तरह से पित्ताशय हुआ, पित्ताशय में कोई गड़बड़ी हो गई है, या गर्भाशय में कोई गड़बड़ी हो गई है, या गुर्दा जिसको किडनी कहते हैं, किडनी में गड़बड़ी हो गई है। और यही नहीं, किडनी में स्टोन हो जाता है, स्टोन पथरी हो जाती है जिसको पथरी कहते हैं। तो स्टोन होने से ये होता है कि दर्द भी होने लगता है, और आपको मालूम है कि किडनी से ही खून की सफाई होती है। किडनी जो है खून को साफ करके उसको जो है शरीर के अंदर भेजता है, और जो बेकार पदार्थ होता है उसको पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। तो अब जब किडनी में स्टोन हो जाता है तो सुनते हैं कि इस साइड में लोग कहते हैं कि इस साइड में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो किडनी में स्टोन हो जाता है। अब उस स्टोन को अब
पहले तो ये जानकारी किया जाता है कि इसमें आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है। और जब स्टोन होता है ना तो दर्द तो होता ही है, उनको रुक रुक करके हमेशा पेशाब होता रहता है। तो जिस व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो जाता है उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो अब वो करते क्या है कि अल्ट्रासाउंड भेज करके, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनको हम कह रहे हैं, पराश्रव्य तरंगें भेज करके पता लगाया जाता है कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। जब ये पता चल जाता है कि दर्द स्टोन की वजह से हो रहा है, पथरी की वजह से हो रहा है, तो अगर वो स्टोन अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो जानते हैं क्या किया जाता है। जब बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, इस अल्ट्रासाउंड को भेज करके और उसको और छोटा छोटा तोड़ दिया जाता है। जब और छोटा छोटा टूट जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, तो वो पेशाब के माध्यम से धीरे धीरे निकल जाता है। तो किडनी के लिए सर्जरी भी नहीं करना पड़ता है, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन वही स्टोन जब बड़ा हो जाता है तो अब बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता है। अब इसके साथ हम आपको बता दें कि अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पहले ये पता चल जाता था, अब तो हमारे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अगर किसी माँ को बच्चा होने वाला है तो होने वाला जो बेबी है वो लड़का है कि लड़की है, इसकी जानकारी करने के लिए जो है ये भ्रूण का जांच किया जाता था, लिंग का जांच किया जाता था कि जो बच्चा हो रहा है वो लड़का है या लड़की है। तो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि अगर कोई डॉक्टर इस तरह की जांच करेगा तो डॉक्टर की जो है सर्विस बंद कर दी जाएगी, उसके क्लिनिक को जो है सीज कर दिया जाएगा। इसलिए डॉक्टर वगैरह जो है इसकी जांच नहीं करते हैं। हाँ, इसकी जांच जरूर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड को भेज करके ये देखा जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा ठीक से है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर कोई माँ बाप जा करके कहे कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा होने वाला जो बच्चा है लड़का है कि लड़की है, तो अब इस पे प्रतिबंध लग चुका है, डॉक्टर नहीं बताता है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? पहले होता ये था, अब से 20-25 साल पहले लोग अल्ट्रासाउंड करके पता कर लेते थे कि होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। तो पता चलता था कि लड़की है तो लोग एबार्शन करा देते थे। तो इससे एक समाज में और समाज का जो अनुपात था वो अनुपात गड़बड़ा जाता था। इससे होता यह था कि लड़कियों की संख्या कम हो जाती थी, लड़कों की संख्या अधिक हो जाती थी। तो इससे जो है जो अनुपात था लड़के लड़की के बीच में वो अनुपात गड़बड़ हो जाता था। इसलिए सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, इस तरह की जांच जो है नहीं की जा सकती। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये सारी चीज़ें जानकारी कर ली जाती हैं। यही नहीं, अगर मान लीजिए शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर हो गया है, जैसे मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो ब्रेन में एक्सरे बहुत कम भेजा जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि इनके दिमाग में या शरीर के किस भाग में ट्यूमर है, तो ट्यूमर की जानकारी करके फिर उसकी सर्जरी की जाती है। तो इस प्रकार जो है आज हमने आपको बताया कि ध्वनि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि के 3 प्रकार बताए गए। इसके बाद ये जो पराश्रव्य तरंगे थे, पराश्रव्य तरंगों के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि अब श्रव्य तरंगे किसको सुनाई देती हैं, श्रव्य तरंगे किसको सुनाई देती हैं, छोटे बच्चे को भगवान कैसे खिलाते हैं। और इसके बाद ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे छोटे बच्चों को तो सुनाई ही देती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे कैसे जीव जंतुओं को और सुनाई देते हैं, इन सारी बातों के बारे में बताया। फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड का उपयोग भी बताया गया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जी सर। तो और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम।